वेलकम टू पायनियर स्टडी। हम लोग एनसीईआरटी 8th क्लास का ये सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन कीवर्ड्स वाइज। चूँकि आप किसी भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ना अनिवार्य होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। आपका दूसरा चैप्टर है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन हम लोग बात कर चुके थे कि भूमि, मृदा और जल ये सभी 10th क्लास से रिलेट करता है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका है, कहता है तंजानिया, जो कि अफ्रीका महादेश में है। तंजानिया के एक छोटे गांव में मामवा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। मामवा किसी आदमी का नाम यहाँ बताया गया है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियां की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उसकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मामवा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा पाते हैं। यानी अफ्रीका में मूल रूप से चट्टानी इलाकों में क्या उगाया जाता है? मक्का और सेम उगाया जाता है। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश में भूमि, मृदा के प्रकार तथा जल उपलब्धता का परीक्षण कीजिए। अपनी कक्षा में चर्चा करें कि किस प्रकार लोगों की जीवन शैली इस पे, जैसे पथरीली में क्या होता है, रेगिस्तान में क्या होता है, 6th क्लास में भी पढ़ना था हम लोग को 7th में, कि रेगिस्तान का जीवन कैसा होता है, लद्दाख का जीवन कैसा होता है, तटीय इलाकों का जीवन कैसा होता है, वो क्या करते हैं, वो क्या पहनते हैं, वो क्या खाते हैं, ये सभी चीज़। आगे पीटर, ये आप तंजानिया अफ्रीका के बारे में समझ गए कि वहाँ पे चट्टानी मिट्टी होती है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहाँ इसका परिवार ऊन प्रक्रन करने का कारखाना चलाती है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तब वो अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित, वहां नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंधन किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां उगाता है। कृषि का वो पद्धति, वो तरीका जिसमें रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसे हम जैविक कृषि कहते हैं। वैज्ञानिक विधि का मतलब साइंटिफिक विधि, जिसमें हम नए नए उपकरणों और नए नए पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना है कि न्यूजीलैंड जो है, ठीक है, न्यूजीलैंड जहाँ ऊनी का कारखाना खूब चलता है, जहाँ का ऊनी फेमस है, न्यूजीलैंड किस महादेश में है ये आप कमेंट बॉक्स में दें कि न्यूजीलैंड जो देश है वो किस महादेश में पड़ता है। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग में रहती है। शेष 30% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है, विरल मतलब न के बराबर जनसंख्या है, और वो निर्जन है। माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। यानी लोगों की जीवन शैली में किन किन कारणों के कारण भिन्नता आती है। तो लोगों की जीवन शैली में भिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग के भिन्नता के कारण लोगों की जीवन शैली में भिन्नता आती है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। कौन कौन से प्रकार की संसाधन, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है भूमि। क्या है? भूमि। क्या है? भूमि। सबसे पहला है भूमि। आपका हो सकता है आवाज़ थोड़ा कम आ रहा हो, तो अब थोड़ा सही किया गया है। आगे है भूमि। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ऑस्ट्रिया में सॉल्जबर्ग, एक सॉल्जबर्ग ऑस्ट्रिया देश में जगह है, शहर उहर होगा सॉल्जबर्ग, उसका चित्र दिया गया है कि देखिए कहीं गड्ढे हैं तो कहीं मैदानी इलाका है, कहीं पहाड़ भी है।
सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग, इधर देख रहे हैं समुंदर, ठीक है, 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इसके थोड़े से प्रतिशत के भी भाग का आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृत पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र, सघन वन क्षेत्र समान विरल एवं निर्जन है। विरल का मतलब जहाँ पे कोई जीव जंतु नहीं पाया जाता है, और निर्जन का मतलब जहाँ पे जीव जंतु नहीं है, और विरल का मतलब है भी तो बहुत कम है। तो कौन कौन सा चीज़? पहला तो स्थलाकृति निर्भर करता है, क्योंकि स्थल की आकृति, और स्थल आकृति के आधार पे हम पर्वत, जलक्रांत वाले भाग, जलक्रांत मतलब जो दलदली हिस्सा है, मरुस्थलीय क्षेत्र, सघन वन क्षेत्र, तो उसके हिसाब से वहाँ पे जनसंख्याएं होती है। उर्वर मैदान और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध हैं। इसीलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र आते हैं। जैसे बिहार, यूपी जो है वो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भूमि का उपयोग, भूमि उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। कृषि, भूमि का उपयोग क्या किन किन कार्यों के लिए किया जाता है? भूमि उपयोग, तो भूमि का उपयोग किया जाता है कृषि के लिए, वानिकी मतलब पेड़ पौधे लगाने के लिए, खनन, खनिज निकालने के लिए, सड़क बनाने के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप मांबा और पीटर के परिवार के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों को सूची बना सकते हैं? भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। स्थलाकृति कि उसका आकृति कैसा है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है। मृदा, वहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी है, वहाँ पे किस प्रकार की जलवायु है, वहाँ पे कौन सा खनिज मिलता है, या वहाँ पे जल की उपलब्धता कैसी है। इसके आधार पे हम बताएंगे कि भूमि का उपयोग कितना होगा या भूमि का उपयोग किस रूप में होगा। किन किन आधारों पे? स्थलाकृति के आधार पे, मृदा के आधार पे, जलवायु के आधार पे, खनिज के आधार पे, तथा वहाँ पे जल की उपलब्धता के आधार पे। मानवीय कारकों जैसे जनसंख्या, मानव की जनसंख्या सबसे ज़्यादा जो बढ़ती जा रही है या पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। प्रौद्योगिकी की भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। प्रौद्योगिकी मतलब जो टेक्नोलॉजी आजकल बढ़ते जा रहा है, जहां हम पहाड़ों को भी खोद के क्या कर रहे हैं, सुरंग बना रहे हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में स्वामित्व के आधार पे भूमि संसाधन को कैसे बांटा जा सकता है? स्वामित्व आधार पे तो या तो निजी भूमि और एक सामुदायिक भूमि। आप समझ गए होंगे, जो आपका खेत है वो निजी भूमि है, और जैसे कोई पार्क है, कोई बगीचा है, कोई फील्ड है, वो क्या हो गया? सामुदायिक भूमि, बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होता है। समान रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट और औषधीय बूटियों को एकत्रित करने के लिए। इन सामुदायिक भूमियों को साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। ये पूछा जा सकता है, साझा संपत्ति संसाधन किसे कहा जाता है? सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। अपने घर पड़ोस में कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों से बात करें और पिछले कुछ वर्षों में हुए भूमि उपयोग परिवर्तन के विषय में सूचना एकत्रित कीजिए। प्राप्त जानकारी को अपनी कक्षा में सूचना पट पर प्रदर्शित कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाए हैं। सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाए हैं, जैसे बाजार लगाना या वहाँ पे कोई पार्क बनाना। नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप, मतलब वहाँ पे जो कि पहले खाली था उस पे हम या तो खेती करने के लिए उसको खेत बना दिए, यानी हमने अनाधिकृत मतलब वो हमारे अधिकार में नहीं था, फिर भी हम उस पे क्या कर लिए हैं, उस पे अपना अधिकार कर लिए हैं, करना शुरू कर दिया। आज भूमि का उपयोग
का प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, क्या क्या भूमि के साथ क्या क्या घटनाएं हो रही है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण, मतलब उर्वरक भूमि जो है मरुस्थल में परिवर्तित होने लगा है। पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है, ये क्या है, पर्यावरणीय खतरे जो कि भूमि से संबंधित है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भूमि के अलग अलग उपयोग, खेती में, आवास में, सड़क में, है ना। भूमि का समय के अनुसार परिवर्तित उपयोग, जैसे देखिए यहाँ पे पहले झोपड़ी उपड़ी था, अब मकान बन गया। गाँव में ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ये शहरों में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। भूमि संसाधन का संरक्षण, बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांग के कारण वन भूमि और कृषि योग भूमि, वन भूमि और कृषि योग भूमि, कौन कौन, वन भूमि, जिस भूमि पर जंगल होता है उसे वन भूमि कहेंगे, और कृषि योग भूमि जो उस पर खेती होती है उसे कृषि योग भूमि, बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने पर डर पैदा हो गया, इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। कैसे रोका जा सकता है, वन रोपण करके, भूमि उद्धार करके, मतलब भूमि का सर्वेक्षण करके उसमें क्या कमी है उसकी पूर्ति कैसे की जा सकती है, रासायनिक कीटनाशकों का और उर्वरकों का विनियमित उपयोग, विनियमित का मतलब नियम बनाकर उपयोग, विनियमित उपयोग करके, अतिचारण पर रोक लगा के, और भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त सामान्य तरीके हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों का और उर्वरक विनियम का उपयोग करके अतिचारण पर रोक लगाकर हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है 10th क्लास में, कि भूमि संसाधन का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, वन रोपण से, भूमि उद्धार से, कीटनाशकों और उर्वरकों का कम प्रयोग करके अतिचारण पर रोक लगाकर भूमि का संरक्षण किया जा सकता है। मृदा, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है, स्थल रूप से मृदा के प्रकार को निर्धारण करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों एवं जैव पदार्थों से होता है। यहाँ पे कुछ दिया गया है कि भूमि किस तरीके से बर्बाद हो रही है। भूस्खलन के समान रूप में सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाले मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। यानी भूस्खलन यूं ही नहीं होता, या तो भूकंप आने पे होता है, या तो बाढ़ आने पे, या तो ज्वालामुखी के साथ घटित होता है। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाती है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है, जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का मुख्य विषय है। आगे है एक वस्तु स्थिति का अध्ययन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में, किन्नौर जिला किस राज्य में है? किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश में के रेकांग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तानी तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षति पहुंचे। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया। न्यूनीकरण क्रियाविधि, वैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ, मतलब वैज्ञानिकों की विधि को वैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ कहेंगे, के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ विधियाँ निम्न है। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है।
भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार, कैसी दीवार, प्रतिधारी दीवार का निर्माण किया जा सकता है। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण है, मतलब पहाड़ों पे क्या हो, वनस्पति जंगल लगा दिए जाएं। सतही अपवाह एवं झरना के प्रवाह के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण की जरूरत है। कौन सी, पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण का क्रियान्वयन करने की जरूरत है। तो भूस्खलन को कैसे रोका जा सकता है, प्रतिधारी दीवार बना के, वनस्पति आवरण लगा के और पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण करके। आगे है, यहाँ पे आपको मृदा परिच्छेदिका दिखाया गया है, मृदा का वो परतदार चित्र दिखाया गया है। मृदा परिच्छेदिका, मृदा के परतदार चित्रों को क्या कहते हैं, मतलब मृदा के परत दर परत स्थिति को, संरचना को क्या कहा जाता है, मृदा परिच्छेदिका। सबसे ऊपर क्या होता है, ह्यूमस और वनस्पति होते हैं। उसके बाद कौन होता है, बालू, गाद या क्ले होते हैं, जिसको ऊपरी मृदा भी कहते हैं। बालू, गाद, क्ले से बने मृदा को क्या कहा जाता है, ऊपरी मृदा। उसके नीचे क्या होते हैं, अपक्षयी चट्टानें होते हैं और उसके नीचे जनक चट्टानें होती है। जिन चट्टानों के अपक्षय होने से, अपक्षयी चट्टान और अपक्षयी चट्टानों के अपक्षय होने से बालू, गाद या ऊपरी मृदा का निर्माण होता है, जिसमें ह्यूमस अधिक मात्रा में होता है, जिसमें अपक्षय, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया और प्राणियों और मनुष्यों के क्रियाकलाप द्वारा अनवरत शैलों का टूटना, अनवरत मतलब अचानक शैलों का टूटना, क्षय होना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। आगे है, भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की क्रिया के माध्यम से होती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा का उपजाऊ बनाता है। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा के बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। यहाँ पे मृदा के कुछ दिए गए हैं प्रभावित करने वाले कारक। तो मृदा जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करता है। यानी मृदा का किस रंग का मृदा होगा, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाएंगे, इसके रासायनिक गुणधर्म क्या है, इसमें कौन खनिज मात्रा है, पारगम्यता का निर्धारण, ये सब कौन निर्धारण करता है कि ये किस शैल से, किस चट्टान से बना है। दूसरा है उच्चवाच, ये कितने ऊंचे पे बना। उच्चवाच तुंगता और ढाल मृदा के संचय का निर्धारण करती है कि वहाँ पे जैसे मैदानी इलाका में किस तरीके का मृदा संचय होगा, पहाड़ी इलाका में किस तरीके का मृदा संचय होगा और पठारी इलाके में किस तरीके का मृदा संचय होगा। अगला क्या है, वनस्पति जात और प्राणी जात, ये भी क्या करती है, ह्यूमस का निर्माण करती है। सूक्ष्मजीव, ये सभी भी क्या है, ये वो सजीव है जो मृदा का निर्धारण करती है। जैसे जिसमें सूक्ष्मजीव पाए जाएंगे, ह्यूमस पाया जाएगा, उसको उर्वरक मृदा कहेंगे और नहीं तो अनउर्वरित मृदा कहेंगे। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ये सभी मृदा के मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। और इसके अलावा समय, मृदा परिच्छेदिका मतलब मिट्टी के कणों के बीच जो छेद होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मृदा परिच्छेदिका। तो किसी किसी मृदा में वो छिद्र ज़्यादा होता है जिससे उसमें वायु आसानी से प्रवेश करता है, और किसी किसी मृदा में ये छेद बहुत छोटी होती है या नहीं होती है तो उसमें वायु प्रवेश नहीं कर पाता है। आगे है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव संसाधन हम लोग पढ़ रहे हैं। कहता है भारत में जलोढ़, काली, भारत में कौन कौन सी मृदा मिलती है, भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं मिलती है। हो सकता है विभिन्न प्रकार की मृदाओं को एक एक करके मुट्ठी भर एकत्र कीजिए और निरीक्षण कीजिए कि वे किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न हैं। तो आप अलग अलग प्रकार के मृदा को अब कहिएगा कि ये सब मृदा हम कैसे, तो जहाँ पे खुदाई हो रहा होगा उसके अलग अलग सतहों पे आप देखिएगा तो आपको अलग अलग प्रकार के मृदा मिल जाएंगे, तो उन्हीं खुदाई वाले मृदा से आप इकट्ठा कर सकते हैं। मृदा निर्माण के कारक, मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल है का स्वरूप और जलवायवीय कारक हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृत जैव पदार्थों की भूमिका, मृदा निर्माण के संगठक में लगा समय अलग अलग स्थानों पे भिन्न भिन्न होता है।
मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए मुख्य खतरे हैं। कौन कौन? मृदा अपरदन, मृदा और उसकी उर्वरता की क्षीणता। ठीक है, उर्वरता क्षीणता। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण होता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनों उन्मूलन। मृदा का निम्नीकरण का मतलब मृदा का गुणों में कमी आना। मृदा के सकारात्मक गुणों में कमी आने को क्या बोलेंगे? मृदा का निम्नीकरण। अतिचारण से होता है, रासायनिक उर्वरकों से, कीटनाशकों से का उपयोग करने से, वर्षा दोहन से, भूस्खलन से और बाढ़ के कारण भी मृदा इन सब से। अब संरक्षण की क्या क्या विधि है? एक है मल्च बनाना। क्या है? मल्च बनाना, जिससे मृदा को क्या किया जा सकता है? संरक्षित किया जा सकता है। मल्च बना के मृदा को संरक्षित किया जा सकता है। पौधे के बीच अनावरित भूमि, अनावृत मतलब जिसके ऊपर पौधे नहीं हैं, जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इसके मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, मतलब उस पे घास लगा दीजिए, जहाँ पे वन नहीं है वहाँ पे घास लगा दीजिए, तो उसी को क्या बोलते हैं? मल्च बनाना। अगला है वेदिका फॉर्म। वेदिका फॉर्म चौड़े समतल सोपान एवं वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। इनके पृष्ठीय प्रवाह एवं मृदा अपरदन कम होता है। वेदिका फॉर्म को सीढ़ीदार खेती भी कह सकते हैं। ठीक है, सीढ़ीदार खेती। आगे है एक समुच्चय जुताई, समुच्च रेखीय जुताई। पहाड़ी ढालों पर समुच्चय और पर्वतों पे कैसा? पर्वतों पे काट काट के अथी बनाया जाता है, तो ये हो गया वेदिका। और समुच्चय जुताई का मतलब जितना भी जोतना है इस तरीके का है, इस पूरे को एक साथ जुताई कर दिया जाए, तिरछा है तो इसी को हम क्या बोलेंगे? समुच्चय। समुच्चय रेखाएं, समानांतर जुताई। पहाड़ी ढालों पे जो समानांतर जुताई की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? मतलब इसको इस तरीके से जोता जाता है, ऐसे ऐसे। तो इससे क्या होता है कि ये इस तरीके से पानी बहता है, डायरेक्ट नहीं बह पाता है। क्योंकि अगर इस तरीके से जोता जाए, मान लीजिए ऐसे जोता जाए, तो ये तो पानी इससे होते हुए तुरंत नीचे चल जाएगा। परंतु ऐसे ऐसे होने से कारण क्या होता है? इधर पानी पटाते हैं तो इसमें आ जाता है, फिर इससे इसमें, इस तरीके से नीचे की ओर जाता है। और है रक्षक मेखलाएं। क्या है? रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो क्या क्या है? रक्षक मेखलाएं, समुच्चय रेखीय जोताएं कहाँ किया जाता है? पहाड़ी में। वेदिका फॉर्म, तो इन सभी से क्या किया जाता है? मृदा को संरक्षित किया जाता है। आगे है समुच्च रेखीय रोधिकाएं। समुच्च रेखीय रोधिकाएं, समुच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? रोधिकाओं के सामने जल एकत्र किया जाता है और खाइयां बनाई जाती है। मतलब समुच्चय रोधिकाएं का मतलब खाई बनाना। ठीक है, खाई बनाना। आगे है एक ही आकार के अबद ट्रेलें। इस ट्रे के अंत में 6 छिद्र कर दें। यहाँ पे छिद्र कर दिया गया है। ये सभी क्या हो रहा है? पानी बाद में इकट्ठे हो रहे हैं। गेहूं चावल के दाने दें और बाद में ट्रे के दाने उगकर कुछ नीचे, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ जोत दिया गया है। ठीक है, तो आप, और यहाँ पे जोता नहीं गया, ये बराबर है। इसमें भी दाने रखा गया, इसमें भी दाना रखा गया है, परंतु इसमें क्या हो गया? इसमें ये अंकुरित होके पौधे बना दिया, जबकि इसमें पौधे नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? इसीलिए जोतना जरूरी है, नहीं तो सारा पानी क्या हो जाएगा? पर्वतीय क्षेत्रों के ढालों से नीचे गिर जाएगा, जबकि यहाँ पे पानी रुक के गिर रहा है। वो पानी अवशोषित करने के लिए पौधे में चट्टान बांध, अगला तरीका क्या है? चट्टान बांध। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नलियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन में मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय में भिन्न भिन्न प्रकार के फसल एकांतर
कतारों में उगाई जाती है। किस कतार में? एकांतर कतारों में जब फसल उगाए जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? बीज की फसल उगाना। और इससे भी मृदा संरक्षण किया जा सकता है। वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो कि 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर वर्ष में से अधिक हो गई। जल आगे है जल संसाधन। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय का मतलब ये हमें बार बार प्राप्त हो रहा होता है। भूपृष्ठ का 3/4, ठीक है, भूपृष्ठ का 3/4 भाग, भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, इसीलिए इसे जल ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? जल ग्रह कहा जाता है। जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से प्रारंभ हुआ। जीवन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? महासागर से। जीवन प्रारंभ कहाँ से हुआ? कितने साल पहले? 3.5 अरब वर्ष पहले। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल की प्रतिशत मात्रा, अलवण जल कितना है? अलवण जल का प्रतिशत मात्रा 2.7% है। देखिए कहीं कहीं 2.5 लिखता है, परंतु आप चूंकि एनसीईआरटी का आंकड़ा ध्यान रखिएगा तो 2.7% है। इसका लगभग 70% भाग, मतलब इस 2.5 का 70% भाग बर्फ के चादरों के हिमानियों के रूप में कहाँ कहाँ? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की बहु पहुँच से बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल, कौन सा जल? भौम जल नदियों और झरनों में पृष्ठ जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। या तो ये नदियों में जल, नदियों का जल और झीलों का जल क्या कौन सा जल कहलाएगा? पृष्ठीय जल, ठीक है। और वायुमंडल का जल किस रूप में होता है? वाष्प के रूप में, ठीक है। आगे, एक टपका नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। मतलब एक टपकने वाला नल 1200 लीटर पानी व्यर्थ कर सकता है। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन 150 लीटर जल का उपयोग करते हैं। पीने में 3 लीटर, खाने बनाने में 4 लीटर, नहाने में 20 लीटर, शौचालय में के फ्लशिंग में 40 लीटर, वस्त्र धोने में 40 लीटर, बर्तन धोने में 20 लीटर, बागवानी में 23 लीटर और कुल मिलाकर कितना? 150 लीटर जल लगभग इस्तेमाल करता है। औसतन किया गया है, मतलब कोई ज़्यादा भी करता होगा कोई कम भी करता है। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह बाष्पीकरण, वर्षण और वाह्य प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जल चक्र। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि, आगे क्या है? जल कृषि उद्योगों तथा बांधों, जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने के प्रयोग किया जाता है। तो जल कृषि कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है? जलों में कृषि, जैसे मछली पालन, ये सब। विद्युत उत्पादन में, जल स्रोत के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ती नागरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना होगा? सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। जल उपलब्धता की समस्या। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीकी, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग हैं। कहाँ कहाँ जल की कमी देखने को मिलती है?
अफ्रीका में, पश्चिमी एशिया में, दक्षिणी एशिया में और पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग में जल की कमी है। उत्तर पश्चिमी मैक्सिको में, दक्षिणी अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति के कमी का सामना कर रहा है। अलवणीय जल का मतलब मीठा जल। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है। इनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी और वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणामस्वरूप हो सकता है अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। जल स्रोतों का संदूषण, जल स्रोत जहाँ से जल मिलता है, संदूषण का मतलब उसको प्रदूषित कर देना, उसमें अपशिष्टों का मिल जाना। जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यमुना नदी में बाहित मलजल औद्योगिक बहिस्राव और कचरे के कारण बिल्कुल काला हो गया है। अति उपयोगी और प्रदूषण उसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित बाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। मतलब जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? जल संदूषक कहा जाता है। जल को प्रदूषित करने वाले रसायनों को क्या कहा जाता है? जल संदूषक कहा जाता है। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुओं की पीरकनाशी, मतलब नाइट्रेट धातुएं पीरकनाशी जल को प्रदूषित करते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होते हैं। अजैव निम्नीकरण, जिसको अजैव तरीके से निम्नीकृत किया जा सकता है, जैव तरीके से नहीं, मतलब सूक्ष्मजीव जिसका आप घटित नहीं कर सकते हैं, के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाता है। इस प्रदूषकों को जल निकाय में छोड़ते से पूर्व बहिस्राव को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। आगे यहाँ पे एक दिया गया है जल स्रोत, स्प्रिंकलर इसको बोलते हैं, स्प्रिंकलर जिससे छीट कर पटाया जाता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूर्ति करते। जल संग्रह पृष्ठीय प्रभाव को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और बाष्पीकरण से होने वाले जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। बाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप विधि। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि जहाँ पे शुष्क प्रदेश हैं, बाष्पीकरण ज़्यादा होता है, वहाँ पे कौन सा विधि? ड्रिप विधि। ऐसे कौन सा विधि? स्प्रिंकलर विधि, जिसको ड्रिप विधि को और किस विधि से जानते हैं? टपकन विधि भी कहते हैं। टपकन विधि का उपयोग करना चाहिए। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रह करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। तो हम लोग वर्षा जल का संग्रहित करना क्या कहलाता है? वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। आगे प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव संसाधन। स्कूल के बच्चे हस्तलिपि प्रदर्शनी, जो हाथ से लिखा जाता है उसको बोलते हैं हस्तलिपि प्रदर्शनी, में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों में एकत्रित हो गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ यह जूट का है। किसका? जूट का। क्या आप उन टोकरियों, दीप और छतरों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेत और बांस की बनी हुई है। भारत के पूर्व और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो बांस कहाँ मिलती है? पूर्वी आर्द्र प्रदेश में, जैसे असम उसम हो गया, ठीक है। और उत्तरी पूर्वी आंध्र प्रदेशों में क्या मिलती है? बांस मिलती है। जेसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित हो गई। यह खूबसूरत स्कार्फ है।
स्कार्फ। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है, जो शहतूत के पेड़ पर। रेशम कीट कहाँ पाले जाते हैं? शहतूत के पेड़ पर। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पादन प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। यहाँ पे आपको रेशम कीट दिख रहा है। ये प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव केवल स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र को जैव मंडल कहते हैं। हम लोग ये पहले भी 6th क्लास में पढ़े हैं कि प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव जो कहाँ मिलते हैं? स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े संकरे क्षेत्र में, उसी को हम जैव मंडल कहते हैं, जहाँ जीवन मिलता है, जहाँ वनस्पति और जीव जंतु मिलते हैं। सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। जीवन आधारित तंत्र को क्या कहा जाता है? जीवन आधारित तंत्र पारितंत्र कहलाता है। जिस तंत्र के द्वारा सभी जीव जीवित रहते हैं और एक दूसरे को जिंदा रहने में मदद करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्यजीव बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। रक्षक मेखला, ये जो टेक्निक था रक्षक मेखला, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करती है। भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। हमें फल, लैटेक्स जो पेड़ पौधे के दूध को लैटेक्स कहते हैं, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे आदि भी वन से ही मिलते हैं। और कागज प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधे के असंख्य उपयोग हैं, उनमें से आप भी कुछ जोड़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है। क्या कहता है? भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनैक, एस्प्रिन, इब्रुप्रोफेन, पीरानासी है, ये तीनों चीज़ क्या है? ये पीरानासी का दवाई है, मतलब इससे पीरानासी, दर्द निवारक, पेन किलर जिसको कह सकते हैं, पीरानासी बनता है। उसके अपमार्जक उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने पर मर रहे हैं। तो इन तीनों की वजह से कौन मर रहा है? गिद्ध की किडनी खराब हो रही है, जिससे गिद्ध मर रहे हैं। किसके कारण? डिक्लोफिनैक, एस्प्रिन या इब्रुप्रोफेन के कारण। पशुओं पर इस औषधि के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा ब्रह्मकमल, एक औषधि बूटी है। ये ब्रह्मकमल का पुष्प है, ये आप देखे होंगे सामान्य तौर पे आसपास में भी। और ये है आपका किलकिला, जिसको किंगफिशर कहते हैं। किंगफिशर को और किस नाम से जानते हैं? किलकिला, ठीक है। वन्य जीव के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। इनमें से हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र के अपघटन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मधुमक्खियाँ क्या करती है? एक तो शहद देती है। शहद कौन देती है? मधुमक्खियाँ। और फूलों का परागण करवाती है। फूलों का परागण कीट पतंग करवाते हैं। क्या? उसे हम कीट परागण कहते हैं, जिसमें कीट द्वारा किया जाता है। आगे है, गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है। अपमार्जक किसे बोलते हैं? जो मरे सरे गले चीज़ों को खाता है उसे अपमार्जक कहते हैं। तो गिद्ध भी क्या हो गया? एक अपमार्जक हो गया। और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। पर्यावरणीय शोधक है, इसीलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र को संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। आगे, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है। वनस्पति की वृद्धि किस चीज पर निर्भर करती है? तापमान और आर्द्रता पे। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में बांटा गया है: वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। फिर से वनस्पतियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। आगे है,
भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उसकी सघनता कम होती है। समानता मतलब आर्द्रता कम होने से वृक्षों के आकार छोटे हो जाते हैं। जितनी ज़्यादा आर्द्रता होगी वृक्ष उतना ज़्यादा लंबा होगा। समान वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष एवं घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीले झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधे की जड़ें गहरी होती है। बाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार एवं मोम सतह होती है। तो रेगिस्तान में कैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं? शुष्क प्रदेश में कटीली झाड़ियां पाई जाती है एवं गुल्म उगते हैं। गुल्म ये क्या होते हैं? पत्तियां कांटेदार होती है और मोमी सतह होती है। शीत प्रदेशों में, ठीक है, शीत ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति, मॉस और लाइकेन जैसे वनस्पतियां, टुंड्रा वनस्पति कहाँ? शीत प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति और शुष्क प्रदेशों में गुल्म वनस्पति पाए जाते हैं। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व के जितने लोग थे इस समय उससे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्र को वृक्ष काट दिए गए। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है और इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, स्कूल में छात्रों द्वारा वनों पर लगाया गया कोलॉज उसको बोलते हैं, जो बड़का बड़का पंपलेट लगाया जाता है उसको कोलॉज कहते हैं। और यहाँ पे अजगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आगे प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव संरक्षण। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं। अनुरक्षित करने का मतलब उसके छोटे छोटे हिस्से को रक्षित करना। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बस बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटपन्न है और कुछ लुप्त होने के कगार पर है। वनों उन्मूलन क्या है? इससे क्या क्या खतरा आ गया है? वनों उन्मूलन, मृदापर्दन, निर्माण कार्य, दावनल बोलते हैं, वो जो जंगलों में आग लग जाती है उसे दावानल कहते हैं। जंगलों की आग को क्या बोला जाता है? दावानल। भूस्खलन कुछ मानव के प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार है। अनाधिकार शिकार मतलब बिना अधिकार के शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में आशातीत कमी आ गई है। सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार में वर्षा प्रचुर वन में क्षति, यहाँ पे फोटो दिख रहा था, से तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों की एकत्रितकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु जैसे चीता, शेर, हाथी, ब्लैकबैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पे दावानल का कुछ एग्जाम्पल दिया गया, मतलब जंगलों के आग का, ठीक है। समाचार पत्रों को आप पढ़ के, दावानल प्रजाति और वनस्पतियों के संपूर्ण क्षेत्र के लिए खतरा है। दावानल मुख्य रूप से 3 कारणों से घटित होती है। पहला है तरित झंझा के कारण प्राकृतिक अग्नि का लगना। दूसरा है मतलब वो जो बिजली गिरता है, तरित झंझा उसी को कहते हैं। लोगों की लापरवाही के कारण, घास फूस जनित ऊष्मा में अग्नि लगाने के कारण और स्थानीय लोग, उद्यमी, शरारती लोगों के कारण भी ये लगता है। नियंत्रण के उपाय क्या है? शिक्षण द्वारा अग्नि लगने से रोकना और परीक्षण बिंदु, निपुण भूमि, चौकसी, संचार जाल आदि को समन्वित रूप से उपयोग करके दावानल को रोका जा सकता है।
यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलाप में अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव, सामाजिक वानिकी किसको बोलते हैं? जिसको समाज ने जंगल लगाया हो, वन महोत्सव को प्रोत्साहित देना। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की परिस्थिति एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। आगे है, बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों और भारतीय सारंग मोर को मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंटरडेड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फॉन फ्लोरा, ये आप याद रखें, CITES इसका फुल फॉर्म कहीं लिख लें ज़रूर, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कहीं पे, की स्थापना की गई है जिससे प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची के लिए दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों को व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधे और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, आगे यहाँ पे आपको दिख रहा है चीतलों का ये झुंड है। चीतल एक हिरन जैसा ही होता है। आगे है यहाँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, आपको बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। जैव मंडल निश्चय यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्र होते हैं। एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण एवं विकास के बीच संदर्भित किया जाता है। आपने अभी अभी समझा कि CITES द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधे के नमूनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा न हो। मोटे तौर पर पशुओं के 5000 जातियों और पौधे के 28,000 जातियां रक्षित की गई है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्कटिक येलो कुछ उदाहरण हैं। अब यहाँ पे कुछ दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर का एक अलग से वीडियोज़ आपके सामने ज़रूर आएंगे। तो आशा है कि ये आप कीवर्ड वाइज पढ़ते चले होंगे और आप चाहें तो इन क्वेश्चनों को जवाब दे सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो अगले मतलब अलग अलग पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर को भी लेकर आएंगे। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव था, आप रोक कर इसके जवाब दे सकते हैं। तो ये आपका यहाँ मिलान करने वाला था। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में।